बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या जो चाहते हैं कि वो सिर्फ एक वीडियो देखें जिसके अंदर उन्हें कंप्लीट बेसिक ग्रामर की जो स्किल्स हैं वो आ जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामर भूल चुके होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि हम दोबारा रिवाइज कर लें ताकि अच्छे से हमें जो बेसिक ग्रामर है वो आ जाए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा ऐसे टीचर्स जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को ग्रामर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करवाएं, यानी ग्रामर स्किल्स की प्रैक्टिस अपने क्लासेस में करवाएं, तो ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी है। तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखी तो यकीन जानिए कुछ ना कुछ रह ही जाएगा वीडियो में, जिसकी वजह से आपको ग्रामर में इश्यूज होते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में जो हम बताने लगे हैं वो हम कंप्लीट टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वॉइसेस, इन सब की डिटेल्स आपको बताएंगे कि ये सारे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जो है आपको बेसिक ग्रामर स्किल्स के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं। तो चलिए चलते हैं। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस की, क्योंकि टेंसेस को सीखे बगैर हम कभी भी अपनी ग्रामर नहीं सीख सकते। यानी हम कन्वर्सेशन तो कर सकते हैं लेकिन जब तक हमें अपनी बेसिक ग्रामर में टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी, यानी कि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि था, थी, थे, है, हैं कब बोला जाता है, किस तरह बोला जाता है, तो हम अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है या कन्वर्सेशन स्किल्स हैं उसमें हम ग्रो नहीं कर सकते। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग टेंसेस के बारे में जानते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। अगर हम रिवाइज कर रहे हैं या हम कुछ भी करें तो हम सबको मालूम है कि टेंसेस टोटल 12 होते हैं। 12, यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि 12 टेंसेस किस तरीके से बनते हैं। वैसे तो टेंसेस 3 तरह के होते हैं, लाइक 1, 2 एंड 3। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना लिया है, यानी 1, 2 एंड 3, यानी हमें ये मालूम है कि हमारे 3 बेसिक जो मेजर टेंसेस हैं वो कौन से हैं, जिसमें हमारा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि हाल, गुज़रा हुआ कल और आने वाला कल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ हम लिख भी देते हैं कि मौजूदा हाल, गुज़रा हुआ कल या आने वाला कल। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। अच्छा, तो इन 3 टेंसेस के बाद ये कुछ मज़ीद 4 टेंसेस इनके साथ इंक्लूड होते हैं, जैसे इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट के साथ जब हम इंडेफिनिट को कहेंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की हम बात करेंगे तो पास्ट में हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर की हम बात करेंगे तो फ्यूचर के साथ हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट पे आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सबको, इन 4 को जब हम इस तरीके से कंक्लूड करते हैं तो हमारे ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा।
इसी चीज़ को समझाने के लिए आपके लिए मैंने कंप्लीट यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, यही वो 12 टेंसेस हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि हमारे ग्रामर में 12 टोटल टेंसेस हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन इज़ 12। तो ये वो हमारे 12 टेंसेस हैं जो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं और जिनके बारे में हमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए और लाइन बाय लाइन हम इन 12 टेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनको उर्दू में कैसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं मौजूदा हालात की, ठीक है, यानी कि ऐसे हालात जो कि प्रेजेंट को शो करें। प्रेजेंट का मतलब आपके अभी जो आपके साथ हो रहा है वो शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने खाना खाया है। इसी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे आई ईट फूड। नंबर सेकंड सेंटेंस एग्जाम्पल आपको देके समझाते हैं, वो है वो स्कूल जाती है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए वो यानी शी गोज टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट मीन्स ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट टाइम पे हो रही हों। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि अकॉर्डिंग टू द चार्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस उसी तरह रहेगा जिस तरह हम इसके नॉर्मल मीनिंग लेते हैं। जैसे कंटिन्यूस के मीनिंग है एक ऐसा काम जो जारी रहे। अब यहाँ पे जारी रहने वाला काम है कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस टेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेजेंट की, यानी एक ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में जारी रहे। जैसे कि वो स्कूल जा रही है। तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा शी इज़ गोइंग टू स्कूल। इसी का सेकंड सेंटेंस जो कि है वो ख़त लिख रही है, यानी कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर। यानी कि इसमें आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या किया है कि हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है इज़, ठीक है, इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ब की फॉर्म में आईएनजी की एडिशन की है, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी एंड साथ में टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। अब कंटिन्यूस टेंस की बात करने के बाद हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो एक ऐसा टेंस जो कि मुकम्मल टेंस है, यानी परफेक्ट यानी मुकम्मल। एक ऐसा काम जिसमें हम, या कोई ऐसे काम जिसमें हम बात कर रहे हों कि हमारा काम जो है कम्प्लीटली डन हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खा चुकी हूँ या वो ख़त लिख चुका है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई हैव ईटन माई फूड। मैं खाना खा चुकी हूँ, वो ख़त लिख चुका है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, यानी कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ लगेंगे और यूज़ होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस
सीखने के बाद अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जहां हमने बात की कंटिन्यूस की, जिसमें हमने बात की कि जारी रहने वाला काम, और परफेक्ट की हमने बात की ऐसा काम जो कम्प्लीटली डन हो। लेकिन इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम जब किसी बात की बात कर रहे होते हैं तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फोकस रखते हैं सिर्फ कंटिन्यूस में, यानी कि एक ऐसा काम जो जारी रह रहा है परफेक्टली। इस टेंस में एक ख़ास बात होती है, इस टेंस को समझने के लिए जो ख़ास निशानी ये है कि उसमें टाइम लिमिटेशंस होती हैं। टाइम लिमिटेशंस जैसे सुबह, शाम, दिन, रात की टाइमिंग मेंशन होता है, या सुबह 11 बजे से शाम 12 बजे से, ये टाइम लिमिटेशंस उसमें मेंशन होती है। जिसमें टाइम लिमिटेशंस मेंशन हो वो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ मेंशन की है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ सके, जिसमें क्या है, वो सुबह से ख़त लिख रही है, यानी कि शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से ख़त लिख रही है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया वो यानी शी, ठीक है। तो हैज़ बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि इसमें क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसके हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन की गई है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसमें टाइम मेंशन था, देन लिखा है सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, ये हमने अब तक 4 प्रेजेंट के टेंसेस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हम कवर करते हैं अपने पास के ये चारों टेंसेस। करते हैं पास इंडेफिनिट की। पास इंडेफिनिट टेंस मीन्स गुजरा हुआ कल। गुजरा हुआ कल में जो 2 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो है मैं स्कूल गई थी, यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि मैं स्कूल गई थी, कब गई थी वो मेंशन नहीं है। उसके अलावा दूसरा सेंटेंस है हामिद अली का दोस्त था, यानी कि हामिद में भी कब अली का दोस्त हो, इसमें टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारा है पास इंडेफिनिट टेंस। अब इन्हीं 2 इंडेफिनिट टेंसेस को हमने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो मैं स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए पास में सब्जेक्ट के साथ हमने लगाई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब हम पास की बात करते हैं तो हमेशा हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म, और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, आई वेंट टू स्कूल। हामिद अली का दोस्त था, हामिद वॉज अलीज़ फ्रेंड, यानी कि वॉज हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसी किसी कंडीशंस में ऐड होते हैं, जिसके 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है वॉज और एक होता है वर। वॉज वर यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर यूज़ होता है प्लूरल्स के लिए एंड वॉज यूज़ होता है सिंगुलर्स के लिए। यहाँ सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो हमने यहाँ ऐड किया है वॉज, तो हामिद वॉज अलीज़ फ्रेंड। अब पास के इंडेफिनिट टेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट के ही कंटिन्यूस टेंस को। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो पास्ट यानी गुजरा हुआ कल, कंटिन्यूस यानी एक ऐसा काम यानी गुजरे हुए कल में जारी रहने वाला काम, यानी कि हम पास्ट कंटिन्यूस में गुजरे हुए कल में एक ऐसा काम के बारे में बात करेंगे जो कि जारी रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बूंदाबांदी हो रही थी या वो स्कूल जा रहा था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी कि इट वॉज ड्रिजलिंग। तो कुछ इस तरीके से होगी कि इट वॉज ड्रिजलिंग, यानी कि इट वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन होगी। इसी के साथ साथ ही वॉज गोइंग टू स्कूल, he was going to school, then he was helping verb, going first form में ing की addition, and then in the last we put subject here. past indefinite tense के बाद, past continuous tense के बाद हम बात करेंगे past perfect tense के बारे में। past perfect tense कुछ इस तरह के tense होते हैं जिसमें
गुज़रे हुए कल में, जिसमें हम बात करेंगे गुज़रे हुए कल के बारे में, जिसमें हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका हो। जैसे कि वो क्रिकेट खेल चुके थे या वो स्कूल जा चुका था। अब इसकी ट्रांसलेशन की बात करें, यानी कि वो क्रिकेट खेल चुके थे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है दे हैड प्लेड द मैच। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है वो है हैड। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हुआ है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है वो स्कूल जा चुका था, तो उसकी जो एग्जाम्पल इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें एक ऐसा काम जो कि पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट भी है, लेकिन वो ऐसा काम है जो कंटिन्यूसली मौजूद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाते हुए हमने एक बात आपको ये कंफर्म की थी कि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होती है तो ऐसे सेंटेंस में हमारा कोई ना कोई टाइम लिमिटेशंस मेंशन होती हैं, जैसे कि सुबह, शाम, दिन, रात। कोई आवरली वर्किंग है यानी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जो भी टाइम मेंशंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आते हैं। इनके जो एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं, यानी कि इनके एग्जांपल्स को सीखते हैं और समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, यानी कि वो सुबह 8 बजे से स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप ये देखिए कि वो सुबह 8 बजे इसकी टाइम लिमिटेशंस हो गई, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। स्कूल जा रहा था, वो सुबह 8 बजे से स्कूल जा रहा था, तो था मीन्स पास्ट और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ है कि ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दिस मॉर्निंग एट 8 o'clock, यानी कि वो सुबह 8 बजे से स्कूल जा रहा था। अब इसमें हैड बीन इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब हो गए, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसकी वर्ब की फॉर्म में ing की एडिशन हुई है। उसके साथ साथ क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें जो है एक तो इसमें सुबह लिखा है यानी कि मॉर्निंग एंड टाइम भी मेंशन है, तो एट 8 o'clock। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो टेंसेस जो हमने आज डिस्कस किए, जिसमें हमने पास्ट टेंस तक डिस्कस किया है अभी तक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है फ्यूचर की। फ्यूचर में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो स्टूडेंट्स प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें हम अपने आने वाले कल के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा आने वाला कल जिसके बारे में हम बात करेंगे। यानी जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, हम ये काम करेंगे, या हम बाहर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, तो हम कोई भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं इस टेंसेस को लेकर। तो इस टेंसेस को भी, ये टेंसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स देखने के बाद हमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि हम फ्यूचर टेंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। जिसमें पहली एग्जाम्पल है मैं अपना काम मुकम्मल करूँगा, यानी कि आई विल डू माई वर्क। दूसरी एग्जाम्पल हमारी है हम स्कूल जाएंगे, यानी कि वी विल गो टू स्कूल। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल ऐड होता है, इसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद हम डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि आई विल डू माई वर्क और वी विल गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जान सीखने के बाद अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कुछ इस तरीके के टेंसेस होते हैं जिसमें हम आने वाले काल में जारी रहने वाले काम के बारे में डिस्कशन करते हैं। जिसमें हम स्कूल जा रहे होंगे, यानी कि इसमें बात हो रही है कि हम स्कूल जा रहे होंगे। हमें नहीं पता कि हम कब जा रहे होंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ टाइम लिमिटेशंस मेंशन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। वो खाना खा रही होगी, यानी कि इस वक्त हम सोच रहे हैं, अजीम कर रहे हैं कि वो खाना खा रही होगी या ख़त लिख रही होगी या जो कुछ भी है। ये सारे काम फ्यूचर के हैं, यानी तो अगर मैं कल दिन के बारे में अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ तो वो ये है कि वो कल दिन में खाना खा रही होगी या वो स्कूल जा रही होगी। अगर सुबह मैं वहाँ पहुँचूँगी तो वो जो है वो स्कूल जा रही होगी। अब इसमें हम स्कूल जा रहे होंगे, यानी कि वी विल गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रही होगी, शी विल ईटिंग मील। यानी कि ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि ऐसी एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट के साथ विल ऐड करके इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की एडिशन की है, जो कि हमारी कंटिन्यूस की निशानी है। यानी कंटिन्यूस में जारी रहने वाले काम में चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की एडिशन करते हैं। इसी तरीके से वो खाना खा रही होगी, शी विल ईटिंग मील। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो अपने बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम स्कूल जा चुके होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें टाइम लिमिटेड होता है, यानी टाइम की एडिशन भी होती है इसमें। जो इसके एग्जाम्पल कुछ यूँ हैं कि हम शाम से क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि इसमें जो टाइम मेंशन है वो शाम मेंशन है, यानी सुबह, शाम, 11 बजे। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल इवनिंग, यानी कि हम शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, इनके एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बाद क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की एडिशन हुई है। इसके साथ साथ क्रिकेट टिल इवनिंग, यानी कि शाम की बात हो रही है तो इवनिंग, शाम। तो ये हमारे कंप्लीट टेंस हो गए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंप्लीट बेसिक ग्रामर जिसमें हमने सीखे टेंसेस में हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कवर किया है। इसके बाद हमने सीखे कुछ टेंसेस जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमने बात की। देन उसमें हमने जाने कि हमारे 12 टेंसेस, यानी कि हमारे 12 टेंसेस कौन कौन से हैं। फिर हमने उनके नाम डिस्कस किए और फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट डेफिनेट और ये जितने भी 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उनके तमाम यानी कि 12 के 12 टेंसेस जो है वो डिस्कस किए। टेंसेस सीखने के बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है इनकारिया जुमले। इनकारिया जुमले में यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लगाते हैं नॉट, लेकिन नॉट लगाने के लिए भी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। जो कंडीशंस हम ये एक्सरसाइज जो मैंने आपके लिए जो है कम्प्लीटली अरेंज करके रखे ताकि हम इसमें डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ और
डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ नॉट का इस्तेमाल सीखें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फ़ौरन से इसे सब्सक्राइब कर लें। ये सीखने के लिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप कंप्लीट बेसिक ग्रामर सीख सकेंगे। तो चलिए इनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे हमने सॉल्व कर लिया है आप लोगों के लिए, जिसे हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। सो नंबर 1 इज़ आई एम फ्लाइंग टू इंग्लैंड। अब इसमें वर्ब की में हेल्पिंग वर्ब मेंशन है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing की एडिशन हुई है। इट्स मीन इसमें नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, लाइक आई एम नॉट फ्लाइंग टू इंग्लैंड। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट लगाते हैं, उसमें डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की, वो इंक्लूड नहीं होती। सेकंड सेंटेंस हमारा है ही वॉज ईटिंग वाइट राइस। इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट ईटिंग वाइट राइस, यानी वॉज के बाद नॉट लगाया है। इट्स मीन क्यों लगाया है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट लगाते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है दे प्रैक्टिस योगा। इसका नेगेटिव हम किस तरीके से बनाएंगे? दे डू नॉट प्रैक्टिस योगा। अब डू नॉट हमने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था, दैट्स वाई हमने ऐड किया है टू। और नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई। और प्रैक्टिस सेम वैसे ही फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, क्योंकि डू लगा है, डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट योगा। शी लाइक्ड विक्रम्स पेयर। शी लाइक्ड विक्रम्स पेयर। अब यहाँ पे लाइक्ड हमारी सेकेंड फॉर्म है, तो जब भी हम सेकेंड फॉर्म में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमेशा हम लगाते हैं डिड। शी डिड नॉट हमारा लगा नेगेटिव सेंटेंस की वजह से, एंड वर्ब की जब हमने डिड लगा दिया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करते हैं, शी डिड नॉट लाइक विक्रम्स पेयर। डिस्कस करते हैं अपना अगला सेंटेंस जो कि है डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है नंबर 5। शी विल बी वॉच टीवी। अब इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे? शी विल नॉट बी वॉच टीवी, यानी कि विल और बी के बीच में हमने लगाया है नॉट। जब भी विल बी या शैल बी या हैज़ बीन, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब साथ में होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम नॉट सेंटर में पुट करते हैं। ही हैज़ बीन वॉकिंग, ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग। अब हैज़ और बीन के बीच में हमने क्या पुट किया है? नॉट हमने क्यों पुट किया है? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव बीन स्मोकिंग। अब हैव बीन के बीच में हमारा क्या आएगा? नॉट। यस, यू हैव नॉट बीन स्मोकिंग। नंबर 8 सेंटेंस, वी विल ओवरकम द प्रॉब्लम। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे? नॉट। यस, वी विल नॉट ओवरकम द प्रॉब्लम्स। अब नेगेटिव सेंटेंस को आप कुछ इस तरीके से समझें कि नेगेटिव सेंटेंस हमेशा इनकारिया, यानी कि हर चीज़ इसमें मना ही करनी है। हर चीज़ में नॉट लगेगा। नॉट लगाने के लिए भी जो कंडीशंस थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। टेंसेस सीखने के बाद, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने के बाद कैसे हो सकता है कि हम बात ना करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की? यस, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने बेसिक ग्रामर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे सवालिया जुमले कहलाते हैं, उनकी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम नॉर्मल सेंटेंसेस को क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम सवालिया जुमले भी कहते हैं, यानी कि जिसके एंड में हम लगाते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसे सेंटेंसेस जिनके हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन
एंड में देखते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलें और अब हम ये अपनी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर सीखते हैं कि हम इनके यानी कि इन नॉर्मल सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें है इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। ये एक सिंपल सेंटेंस था, लाइक एक अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमने जो है कन्वर्ट किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमेशा इंट्रोगेटिव में याद रखिएगा, अगर गिवन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेंशन है, इट्स मीन कि हम उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। लाइक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा उसको हम अपने फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए, लाइक जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, इज़ इट कोल्ड आउटसाइड। अब ये सवाल हो गया, एक नॉर्मल सेंटेंस को हमने जब क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन बन गया, तो हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इज़ इट कोल्ड आउटसाइड। नॉर्मल सेंटेंस, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, यानी कि बाहर जो है सर्दी हो रही है। अब इसी को जब हम नेगेटिव में ट्रांसफ़र किया, इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर सर्दी हो रही है, तो ये चेंज हो गया इजीली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, यू आर फीलिंग बेटर। यू आर फीलिंग बेटर, अब इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारा आर। अब इस आर को हम कहाँ लेके जाएंगे, स्टार्ट में, तो ये क्या बन गया, आर यू फीलिंग बेटर, और एंड में क्या आ गया हमारा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यस। थर्ड सेंटेंस है हमारा, द फिल्म वॉज गुड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, यस, वॉज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा है वॉज। अब वॉज हम कहाँ लेकर आएंगे, बिल्कुल स्टार्ट में। अब ये देखिएगा कि जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने लिखा वॉज द फिल्म गुड, एंड में क्या आ गया हमारा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 2 + 2 मेक्स 4। एक और सेंटेंस जो कि सेंटेंस नंबर 4 है, जिसमें है 2 + 2 मेक्स 4। अब यहाँ पर एक चीज़ न्यू है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस की एडिशन है। इट्स मीन कि यहाँ पर लगेगा डस। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डेट्स वाई ये वाला जो रूल है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो एस के एडिशन की वजह से जो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो है डस। डस 2 + 2 मेक, अब हमने एस को रिमूव कर देना है, यानी क्रॉस कर देना है। जब हमने डस में ई एस की एडिशन कर ली तो हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया, एंड देन मेक 4, और एंड में हमने लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरीके से डिस्कस करते हैं अपना फिफ्थ सेंटेंस, जो कि है यू सॉ हर, यानी कि आपने उसे देखा था। सॉ हमारी थर्ड फॉर्म है, सॉ हमारे यहाँ पर जो सॉ हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये है सेकंड फॉर्म सी की। तो यहाँ पर यानी कि हमें ये समझ आ रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है डिड, यानी डिड यू। अब जब हमने डिड मेंशन कर दिया तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, डिड यू सी हर। सिक्स्थ सेंटेंस डिस्कस करते हैं, ही केयर्स अबाउट यू। केयर्स यानी कि एस की एडिशन के साथ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम वहाँ लगाते हैं डस, यस, तो हम यहाँ भी डस लगाएंगे, डस ही केयर। अब ये एस क्या हो गया, क्रॉस हो गया, डस ही केयर अबाउट हर, और साइन एंड में क्या आ गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क। आई एम फ्लाइंग टू इंग्लैंड, मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड। तो
मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड थ्रू फ्लाइंग यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए, ठीक है, उड़ रहा है और जा रहा है इंग्लैंड। अब क्योंकि एम जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम कहाँ लाएंगे, स्टार्ट में। इसका इंट्रोगेटिव हम ऐसे बनाएंगे, एम आई फ्लाइंग टू इंग्लैंड, और एंड में क्या आएगा हमारे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ही इज़ अ बॉय। अब इज़ हमारा क्या हो गया, इज़ हमारा यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो हमने इसको यहाँ स्टार्ट में लाए और ये किस सेंटेंस बन गया, इज़ ही अ बॉय, और एंड में क्या आ गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस सीखने के बाद, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने के बाद, ये थे हमारे इस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद ये देखिए, ये कुछ हमारे सेंटेंसेस हैं जो कि एक्टिव वॉइस, जो कि वॉइसेस हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं। इसकी एक कंप्लीट वीडियो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जो कि आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज पर भी इंग्लिश लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी इसकी वीडियो जो है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस की गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी समझाई हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए समझाया है, इसके फॉर्मूले को डिस्कस किया है, साथ में बताया कि कौन कौन सी चेंजेस इसमें होती हैं। तो ये एक कंप्लीट चार्ट के साथ हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन के ज़रिए या आई कार्ड के ज़रिए देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि हमारी ये बेसिक ग्रामर की वीडियो है, तो रिवीजन पर्पस के लिए थोड़ा सा हम इसको इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो जनाब, एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सीधे सीधे तरीके से बात बताई गई है कि अहमद राइट्स अ लेटर, यानी अहमद ख़त लिखता है। अब पैसिव वॉइस में क्या है, लेटर इज़ रिटन बाय अहमद, यानी कि ख़त लिखा है अहमद ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस का, वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। यानी इधर क्रॉस जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्रॉस सेक्शन होता है, और बीच के सेक्शन में पैसिव में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस के बेसिस पे हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसमें जो है जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, उसमें जब हम एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं या पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, जिसे हमने अपनी उस एक्टिव पैसिव वॉइस की कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और भाई, जब हम टेंसेस की बात करते हैं, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, हम इस सेंटेंसेस को भी नहीं भूल सकते। तो इस वीडियो में भी हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बेसिक ग्रामर में इंक्लूड हैं। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने बताया है कि दो तरह के नरेशन या कि स्पीच होती हैं, जो कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इन दोनों में क्या क्या चेंजिंग होती हैं, किस तरीके से इनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं विद एग्जांपल्स, हमने उस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ये वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस हैं वो हम किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक मिलता जाए, कि रिवीजन भी एक साथ साथ हो जाए, कि हम लोग रिवाइज किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम क्योंकि हम इसमें बेसिक ग्रामर को रिवाइज कर रहे हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है दे देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप हमारी वो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा।
अब एक सेंटेंस है, मिस्टर अली सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। डायरेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस के बारे में हम थोड़ा सा फीडबैक दे दें। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई भी बात डायरेक्ट में हम कोई भी बात सीधे सीधे तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल सामने जिसको भी हम अपनी बात समझा रहे हैं या बता रहे हैं वो डायरेक्टली हम उसको बयान कर देते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम जब अपनी बात किसी को बताते हैं तो वो अपनी बात आगे कन्वे कैसे करता है वो चीज़ डिस्कस की जाती है। यानी कि डायरेक्ट जो हमारा होता है वो नरेट सेंटेंस, यानी कि हमने उसे बयान की गई अपनी बात, और जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं वो होते हैं नरेटर, यानी कि बयान करने वाला, जो कि आगे बयान करता है उसी बात को उसी बात को आगे कन्वे करता है, यानी किसी और को बता। इसी बेसिक ग्रामर में मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस करें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी, जिसमें हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हमने पोस्ट की थी, आप वो देख सकते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इस वीडियो में हम ये बता सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो जो बात कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट वो जो कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग ग्राउल्ड फियर्सली, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, द डॉग, और ग्राउल्ड फियर्सली हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है कैट्स लाइक फिश, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, कैट्स, और ऑब्जेक्ट हमारा हुआ लाइक फिश। तो इसी तरीके से ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स जो यहाँ मेंशन हैं, ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स हमने उस वीडियो में अपने कंप्लीट जो है डिस्कस की हैं और आपको समझाया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए कि नहीं। और जब बात हो बेसिक ग्रामर की तो उसमें हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच कैसे भूल सकते हैं, और जब बात हो बेसिक ग्रामर की तो उसमें हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे भूल सकते हैं। तो ज़रूरी है कि इसमें हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच भी इंक्लूड करें, जो कि हमने आपको क्योंकि हमने ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि हमने ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हमने अपनी एक कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स। तो आप ये वीडियो भी लिंक में देख सकते हैं, जहां आपको इसकी कंप्लीट जो है वीडियो मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी। तो आप लोग वहाँ पे जाके इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा फीडबैक दे दूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं ना व्हाट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है ग्रामर में, क्या एग्जांपल्स हैं इनकी, ये कंप्लीट डिटेल्स हमने जो है अपनी उस वीडियो में दी थी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक ग्रामर सीखने के बाद, यानी कि जब हमें ग्रामर की तमाम चीज़ें समझ आ चुकी हैं, यानी कि हमने टेंसेस सीख लिए, यानी कि हमने टेंसेस कंप्लीट बेसिक ग्रामर में जब हमने तमाम चीज़ें सीख ली हैं तो हम इस बात में डिस्कस करेंगे कि हमने उसमें क्या क्या सीखा। इसमें हमने सीख लिए हैं टेंसेस, फिर हमने सीखे नेगेटिव सेंटेंसेस,
इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हमने सीखे एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बाद हमने डिस्कस किए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हमने डिस्कस किए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये चीज़ डिस्कस की। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया the 8 parts of speech, इन तमाम ग्रामर स्किल्स को सीखने के बाद अब हमारा जो बिल्कुल लास्ट बचता है, लाइक नॉट, यानी कि इन तमाम को सीखने के बाद हमें सिर्फ एक ही बात समझ आती है, वो ये कि हमने ये सब क्यों सीखे। ये हमने सीखे क्योंकि हमने अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यस, इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये तमाम बेसिक ग्रामर स्किल्स जो हैं सीखने की ज़रूरत थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को, यानी कि जितनी हमें आती है या हमने इस टेंसेस के थ्रू सीखी है, उसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी जो कि इम्प्रूव इंग्लिश के नाम से थी, यूट्यूब पे पोस्ट की थी। आप इसको इंग्लिश प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हो और आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो इम्प्रूव इंग्लिश / पढ़ाई घर। ये आप जब सर्च करोगे तो आपको हमारी इम्प्रूव इंग्लिश की भी एक कंप्लीट वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हो कि हमने उसमें कुछ टिप्स जो है शेयर की थी जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ये वीडियो भी हमारी आप जाके देखिए और बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और यकीनन आपने ये वीडियो देखकर, यकीनन आप लोगों को ये वीडियो देखकर यकीनन कोई ना कोई जो है हेल्प ज़रूर होगी और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट होगी। इन तमाम वीडियोस के बाद, इन तमाम ग्रामर के बाद अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में हम ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू में लिखे गए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं वो सीखेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम मादरे मिल्लत का एहतराम करती है। The whole nation respects the मादरे मिल्लत। उसने एक नया बंगला खरीद लिया है। He has bought a new bungalow। अच्छा, इनको डिस्कस करने के साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जिसके रिजेम्बलेंस आपके पेपर में आते हैं, और आप इनको देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या तुम पैदल गए थे? Did you go to school on foot? बादल आधी रात से गरज नहीं रहे थे। The clouds have not been thundering since the middle of night। वो गरजते हैं, वो बरसते नहीं। Barking dog seldom bites। मुझे तंग मत करो। Do not tease me।
क्या आप इस साल हज अदा करोगे? Will you perform Hajj? Will you perform Hajj this year? कराची एक अहम बंदरगाह है। कराची इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। क्या वो कल हैदराबाद जाएगा? Will he go to Hyderabad tomorrow? वो हमेशा सच बोलता है। He always speaks the truth। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ ट्रांसलेशन है जो कि हमने आपको बताई, और जो है इसके साथ साथ हमने आपको ये बताया कि इसको उर्दू में और इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जो आपके फर्स्ट ईयर या 9 की क्लास में ट्रांसलेशन के दरमियान पूछे भी जा सकते हैं, तो आप कुछ आइडिया यहाँ से भी ले सकते हैं।